आप सभी का मेडिनर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सब जानते हैं नॉर्सेट 10 की डेट्स आ चुकी हैं, एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, नॉर्सेट क्या होता है, एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कौन सी आपको बुक्स प्रेफर करनी है और कैसे आपको एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पॉइंट्स रहने वाले हैं इस वीडियो के अंदर नॉर्सेट 10 के ऊपर। सबसे पहले जो हम पॉइंट्स की बात करते हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, वैकेंसी और इंस्टीट्यूट, कौन कौन से इंस्टीट्यूट आएंगे, एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस के अंदर क्या क्या आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कौन कौन से रहते हैं, रिकमेंडेड बुक्स और स्टडी मटेरियल की आपको कहाँ से बुक्स लेनी चाहिए, कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होगी कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे, प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिविजन कैसे करना है, रिजल्ट और सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी, पोस्टिंग एंड फ्यूचर स्कोप के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा टिप्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है और लोगों तक भी पहुँच पाए और आप तक भी कंटिन्यू अपडेट बनी रहे, जो भी हम अपडेटेड वीडियो लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। आखिरकार नॉर्सेट होता क्या है। नॉर्सेट होता क्या है? नॉर्सेट एक एग्ज़ाम है। क्या है? एग्ज़ाम है। उसका फुल फॉर्म क्या है? नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो कब स्टार्ट हुआ था, जो फर्स्ट नॉर्सेट हुआ था वो कब हुआ था? 2020 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सबसे पहले एक कंबाइंड एम्स का एग्ज़ाम हुआ था। कंबाइंड एम्स के एग्ज़ाम के बाद में क्या किया गया, सभी एम्स ने क्या किया, इकट्ठा हो गए कमेटी बनाई और उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। तब से क्या करने लग गया, एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने लग गया। फर्स्ट कब आया था? 2020 के अंदर आया था। उसके बाद 2023 के बाद से क्या होने लगा, तब उससे पहले एक ही एग्ज़ाम होता था साल के अंदर नॉर्सेट का। उसके बाद से 2023 के अंदर से क्या होने लगे, 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। 2 एग्ज़ाम साल के अंदर 2 बार करवाना स्टार्ट कर दिया। अब जो नॉर्सेट 10 है वो कब होने वाला है? अप्रैल में होने वाला है। कंडक्टिंग बॉडी कौन है, करवाता कौन है इस एग्ज़ाम को? ठीक है, जो करवाने वाला एग्ज़ाम है वो कौन है? एम्स दिल्ली करवाता है। कौन सा इंस्टीट्यूट करवाता है? एम्स दिल्ली करवाता है, जो सभी क्या करता है, नॉर्सेट की एग्ज़ाम करवाता है। बाद में काउंसलिंग करवा के सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि ये कैंडिडेट यहाँ पे जाएंगे, लिस्ट पहुँचा दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? नॉर्सेट की एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ठीक है, तो क्राइटेरिया की बात करते हैं। या तो आप होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग, आपके पास क्या होनी चाहिए? बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपने जीएनएम करी हो प्लस आपके पास क्या हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो। 2 साल का एक्सपीरियंस हो, वो भी कितने, मैक्सिमम मोर देन, पहले 50 बेडेड का था। ठीक है, अब इसको 200 बेड्स भी कर दिया गया कहीं कहीं कि 200 बेड से ज़्यादा क्या हो, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो जी, पोस्ट बेसिक हो आपके पास में। ठीक है, पोस्ट बेसिक की हो आपने, तो भी आप क्या कर सकते हो, नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। एज लिमिट क्या होती है? एज लिमिट 21 से लेके 30 तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन बाद में कैटेगरी वाइज, पीडब्ल्यूडी वाइज ऐसे अलग अलग रिलैक्सेशन दिए गए हैं। जनरल के लिए 30 ईयर्स है। ओबीसी के, अगर ओबीसी कैटेगरी में आ जाते हो तो आपको 33 ईयर्स हो जाती है, और एससी और एसटी हैं तो आप 35 ईयर्स तक क्या कर सकते हो, ये एग्ज़ाम फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं, वैकेंसी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कि आखिरकार वैकेंसी कितनी आने वाली है नॉर्सेट 10 के अंदर। ठीक है, वैकेंसी तभी, एक्चुअल में वैकेंसी तभी डिसाइड होंगी जब नॉर्सेट 10 का जो एग्ज़ाम का फुल प्रोस्पेक्टस आता है, तभी डिसाइड होंगी। अभी जो अजम्पशन लगाए जा रहे हैं वो कितने हैं, मोर देन 2500 वैकेंसी आने वाली, 2500 वैकेंसी आने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें डिफरेंट एम्स होंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं? CPIMF, CNCI कोलकाता, NITRD, CIP रांची, AIPMR मुंबई, RML हॉस्पिटल दिल्ली के सफदरगंज, ESIC। ठीक है, लेडी हार्डिंग और शिलोंग का जो हॉस्पिटल था वो हो गया। बाकी जो एम्स हैं, ये सारे एम्स क्या हैं, वहाँ पे रहने वाले अलग अलग पोस्ट ये अपनी बताएंगे। ठीक है, कि किस एम्स को कितनी पोस्ट सैंक्शन की है मिनिस्ट्री ने और कितनी उनको नीड है। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि अभी न्यूज़ आई है कि जोधपुर एम्स में क्या होना है, दिवाली के बाद में ट्रॉमा सेंटर ओपन होने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से वहाँ पे भारी भरकम पोस्ट आने वाली है। इनके अलावा यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट है,
दिल्ली एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, भटिंडा, भुवनेश्वर, देवगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, रायबरेली, राजकोट, विजयपुर, भोपाल, रायपुर, बिलासपुर, बीबीनगर और दरभंगा। इन सब के अलावा और भी कुछ न्यू एम्स बन रहे हैं, वो भी आ सकते हैं। जैसे हो गया एम्स अवंतीपुरा, एम्स रेवाड़ी, एम्स मदुराई, ये सब भी क्या है इन सब के एम्स की वैकेंसी में आ सकते हैं, नॉर्थ से 10 की वैकेंसी में। अब नेक्स्ट बात करते हैं एग्ज़ाम डिटेल्स की। ठीक है, जो नॉर्थ से 10 का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसकी डिटेल्स की बात करते हैं। एग्ज़ाम डिटेल की डेट की बात करते हैं, तो डेट कब होने वाली है? 11 अप्रैल, ठीक है, 2026 को क्या होगा, इसका प्री का एग्ज़ाम होगा। और 30 अप्रैल 2026 को क्या होगा, मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो ये अपनी क्या है, डेट्स रहने वाली। ये डेट आपको दिमाग के अंदर ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आपकी आगे का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस और इम्पोर्टेंट डेट्स तो ये होगी, इसके कुछ टाइम बाद में ही क्या कर दिया जाएगा, आपका जो रिज़ल्ट है वो भी क्या कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, इससे ठीक 15 से 20 दिन पहले, एग्ज़ाम से 20 से 15 दिन पहले क्या होगा, एम्स क्या करेगा, अपना पूरा नोटिफिकेशन निकालेगा, जिसके अंदर सब कुछ डिटेल दी जाएगी, किस कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, कौन कौन से इंस्टीट्यूट कितनी पोस्ट दे सकते हैं। हालांकि इसमें चेंजेस होते रहते हैं, जैसे पिछली बार नॉर्थ से 10 के सिनेरियो में देखने को मिला था कि इसके अंदर चेंज कर दिया गया था, कि बाद में ये डिटेल दे दी गई थी कि एक्स्ट्रा पोस्ट ऐड कर दी गई थी, तो वो सब डिटेल्स हो जाती है। एग्ज़ाम सेंटर्स एंड एडमिट कार्ड, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होते हैं, जब आप नॉर्थ सेट का फॉर्म फिल करते हो उसी टाइम पे क्या आता है, एग्ज़ाम के चॉइस सेंटर की चॉइस फिलिंग भी आती है कि आप कहाँ कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हो। 3 प्रायोरिटीज़ आपको चूज़ करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल जाता है। जहाँ पे भी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे हर जगह क्या होता है, नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि एक ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है, इसलिए काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स देते हैं, मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड जैसे ही आप कि एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ जाती है, उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो कि आपको मेल के थ्रू आप तक इंटीमेशन पहुंचा दी जाती है नॉर्थ साइड एम्स के द्वारा कि एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे 2 टाइप से अलग अलग होने वाला है, प्री का अलग होगा और मेंस का अलग होगा। प्री का अलग एंड मेंस का अलग। तो यहाँ पे हम प्री की बात करते हैं, ठीक है। जो प्री का एग्ज़ाम होता है ना, उसके अंदर टोटल 100 MCQ आते हैं, ठीक है। कितने आते हैं, 100 MCQs आते हैं। इस 100 MCQs के अंदर क्या होता है कि 5 सेट होते हैं, 5 सेट होते हैं। इसके अंदर 4 सेट तो होते हैं किससे, नर्सिंग के, और 1 सेट होता है किस चीज़ का, अदर सब्जेक्ट का। अदर सब्जेक्ट में आता है जनरल नॉलेज, GS, ये सब आ जाता है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड। इसके अंदर जो ईच सेट है वो कितने का आता है, 20 MCQ का होता है, ठीक है। एक के अंदर 20 MCQ होता है। नए तरीके से आने लग गया है एग्ज़ाम आजकल। इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर आपने एक बार सेट कंप्लीट कर लिया तो आप उसके बाद में वापस रिवर्ट उस पर नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो टोटल MCQ 100 होने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे ज़रूर रहेगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखना होता है एग्ज़ाम के टाइम पे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 रहने वाली है। टाइम ड्यूरेशन है वो कितना रहेगा आपका, 90 मिनट्स का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन रहता है। और सब्जेक्ट कौन से रहने वाले हैं, नर्सिंग, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। जो एम्स जो अपना प्रोस्पेक्टस निकालता है उसमें क्या लिख के भेजता है कि सभी नर्सिंग सब्जेक्ट्स रहेंगे, प्लस GK एंड जनरल एप्टीट्यूड भी इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की, थोड़ा डिटेल में बात कर देते हैं, ठीक है, कि सिलेबस के अंदर आखिरकार होने क्या वाला है। सिलेबस के अंदर आपको सारे के सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक। अगर आप BSc कर रहे हो तो जो भी सारे सब्जेक्ट हो गए, जैसे फंडामेंटल साइकेट्रिक हो गई, ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गई, मेडिकल सर्जिकल हो गया, चाइल्ड हेल्थ केयर हो गई, CHN हो गया, ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन हो गया, नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है, ऑब्स एंड गायनी हो गए। सारे के सारे सब्जेक्ट क्या करने हैं आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, मैथ्स आ जाती है, जनरल नॉलेज आ जाता है और जनरल एप्टीट्यूड आ जाता है। इस सब का आप जनरल नॉलेज सबसे बेस्ट जो रहेगा वो करंट अफेयर्स रहेगा। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं
कुछ अपडेटेड टॉपिक्स के ऊपर भी क्या आपको ध्यान रखना है। अपडेटेड टॉपिक्स का मतलब क्या होता है, जो एम्स है वो पिछले कुछ दिनों में किस क्राइटेरिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है नॉट सेट 9 के अंदर, ठीक है। नॉट सेट 9 के अंदर किस क्राइटेरिया पे बेस ज़्यादा MCQs आए हैं, उसके ऊपर भी आपको क्या करना है, फोकस रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स हैं, पिछले एग्जाम्स के अंदर आए हुए हाई यील्ड टॉपिक्स है जो कंफर्म आते ही आते हैं। जैसे कि ECG हर एग्जाम में पूछी जाती है, एसिड बेस है हर एग्जाम में पूछा जाता है, बर्न के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब क्या है, हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं, इनको आपको कंटिन्यू क्या करते रहना है, याद करते रहना है। ये तो कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेड MCQ, कुछ ऐसे MCQs होते हैं जो उनका कुछ भी चेंज नहीं करता है एम्स, जैसा कि सेम टू सेम दे दिया, जैसे कि पोटेशियम की वैल्यू पूछी गई थी अब की बार, तो ठीक है, उनमें क्या होता है आपसे कुछ भी एक्सचेंज नहीं करेगा, जो डाटा दिया जाता है आपको वो डायरेक्टली क्या कर लेगा, एम्स आपसे पूछ लेगा, ठीक है। फोकस एरिया, आपको कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर भी फोकस करना होगा कि जो एम्स के ट्रेंड्स हैं कि एम्स किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखता है। एम्स ज़्यादातर सर्जिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखता है, ठीक है, कि सर्जरी से रिलेटेड ज़्यादा ध्यान रखता है, उन ट्रेंड्स पे ध्यान रखना है। जैसे कि नई कोई डिजीज़ आई है उस पर भी क्या करता है, फोकस रखता है, नई रिसर्चर्स आई है उन सब के भी आपको फोकस रख के चलना है। रिकमेंडेड बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, ठीक है। सबसे पहला तो आपने अगर BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग या फिर GNM की है तो आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स क्या है, पढ़ी होंगी, तो उन सब का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आपको उन बुक के अंदर परफेक्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको बुक्स कौन सी चाहिए होंगी, कौन सी बुक्स चाहिए। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सी, जो PR यादव है वो क्या है, बेस्ट बुक रहने वाली है अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बुक आपको थ्योरी प्लस MCQs प्रोवाइड करवाएगी और बेसिक के लिए ऑल ओवर सब्जेक्ट्स क्या करती है, कवर करती है। उसके बाद में आप अगर थोड़ा वास्ट होना चाहते हो, थोड़ा और थ्योरी को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए टारगेट हाई रहने वाली है। टारगेट हाई जो बुक है वो क्या है आपकी यहाँ पे नेक्स्ट बुक रहने वाली है। ये 2 बुक्स का अगर आप बिगनर हो तो आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास में जो बुक्स रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, NCLEX, ठीक है। NCLEX बहुत अलग अलग टाइप की आती है, मॉसबी हो गई, सॉन्डर्स हो गई, लिपिनकॉर्ड हो गई, ठीक है। सॉन्डर्स जो एक साउथ एशिया एडिशन आता है वो क्या इंडिया के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसको भी आप प्रेफरेंस कर सकते हो अगर आप स्टडी मटेरियल के लिए बात करो। ये तो हो गया MCQ के लिए बात हो गई, ठीक है। ये सारी बुक्स आपको मैक्सिमम किस चीज़ में हेल्प करेंगी, MCQs में हेल्प करेंगी। और भी बुक्स आती हैं जैसे मिशन परिचारिका हो गया, ठीक है, ऐसी बुक्स आती हैं, वो उनको भी ध्यान में रखना है। लेकिन ये बुक्स अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर गोल को लेके चल रहे हो, नॉट सेट को, तो ये बेटर बुक्स हैं आपके लिए, ठीक है। ये तो हुई MCQ के लिए। अगर आप थ्योरी की बात कर रहे हो तो थ्योरी के लिए जो बेस्ट है वो कोचिंग के नोट्स होते हैं, ठीक है। सबसे जो बेस्ट होता है वो कोचिंग के नोट्स होते हैं, क्योंकि ये बुक्स है वो उतना वास्ट नहीं होती है। हाँ, टारगेट हाई के अंदर थ्योरी कुछ ज़्यादा अच्छी दी गई है लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है। अगर आप जैसे जैसे आप डीप डाउन पढ़ते जाओगे, ठीक है, तो PR यादव और टारगेट हाई के अंदर छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप खुद से ही क्या करने लग जाओगे, पकड़ने लग जाओगे कि ये वैल्यू इसके अंदर गलत दी गई है, ये क्वेश्चन गलत दिया गया है, ऐसा सब कुछ, ठीक है। कैसे पढ़ना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। आपको प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले अपना डेली का स्टडी रूटीन बनाओ, ठीक है। अगर आपका डेली का स्टडी रूटीन होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट कर दिया, आज आपने 8 घंटे पढ़े हैं, कल आपने कोई नहीं पढ़ा, परसों आपने कुछ नहीं पढ़ा, फिर आपने अगले दिन 3 घंटे पढ़ लिए, ऐसा नहीं होता। आपको बिगनिंग करनी है। अगर आप 0 से बिगनिंग कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग का टाइम ड्यूरेशन बनाओ, अपना क्या बनाओ, टाइम बनाओ, ठीक है। 0 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो और आपको कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है, पूरा का पूरा 0 से लेके 100 तक। स्टार्टिंग में आप थोड़े टाइम के लिए पढ़ना शुरू करो, 2 घंटे पढ़ना शुरू करो, बाद में अपने टाइम को क्या करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो। भले ही आपके पास कितना भी अच्छा मटेरियल हो, ठीक है, आपके पास सारी बुक्स हैं, भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, भले ही आप कितने भी क्या करते हो, MCQ सॉल्व करते हो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती है कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप कंटिन्यू उस चीज़ों पे क्या करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है।
पढ़ना कैसे है आप लोगों को सबसे पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर लेना कि आप ये सिस्टम पढ़ रहे हो। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हो, तो आपने कार्डियोवैस्कुलर की थ्योरी पढ़ी है इस टाइम पे एट ए टाइम, तो इसी टाइम पे आप क्या करोगे, उसका एमसीक्यूज़ भी निकाल लोगे थ्योरी के हाथों हाथ, साथ में जितने भी बुक्स आपके पास में उसकी क्या करोगे, एमसीक्यूज़ निकाल लोगे। जैसे कि टारगेट हाई के और पीआर यादव के एमसीक्यूज़ निकालोगे। उसके बाद जैसे ही हर ऐसा ही करना है आपको, जब जो भी टॉपिक पढ़ा उसके एमसीक्यूज़ साथ के साथ कर लिए। जैसे ही वो पूरा का पूरा सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना है और सारे के सारे एमसीक्यू जीरो से स्टार्ट करने हैं, ठीक है, दोबारा सारे के सारे निकालने। इससे क्या होगा, आपके सारे एमसीक्यू और थ्योरी 2 बार क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो एनक्लेक्स के एमसीक्यूज़ है वो भी हाथों हाथ सॉल्व कर देने, क्योंकि हर एनक्लेक्स के हर यूनिट के बाद 15 से 20 एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं। वो सॉल्व करना इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उससे जो एनक्लेक्स के एमसीक्यूज़ सॉल्व करोगे ना, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्या होगा, क्लियर हो पाएगा, ठीक है। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या है, टाइम टेबल बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। आप सोचते हो कि नहीं हम तो एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठ जाते हैं, इसी को पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना होता है, ठीक है, उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ऐसे सब्जेक्ट को ही टाइम देते रह गए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे आपका बाकी सब्जेक्ट्स का टाइम निकल जाता है, उसको उनको टाइम नहीं मिल सकता। एक बात ध्यान रखना है, अभी आपके पास सिर्फ क्या है, 6 महीने बचे हैं, क्या है, 6 मंथ्स बचे हैं, तो उसके हिसाब से अपना वो बनाओ, टाइम ड्यूरेशन बनाओ, ठीक है, कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या करना है, ठीक है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉक टेस्ट का ध्यान रखना है। प्रीवियसली ईयर्स में जो भी एमसीक्यूज़ आए हैं उनको बार बार निकालते रहना है, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए आपको हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत जल्दी हम आपके लिए क्या मॉक टेस्ट लेके आने वाले हैं, और थ्योरी क्लासेस तो स्टार्ट होने ही वाली हैं। कंप्लीट थ्योरी आपको नॉर्सेट की इसी चैनल पे करवाई जाएगी, तो जुड़े रहिए मेडिनर्स अकेडमी के साथ में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट 30 डेज़ आपको इस तरह से रखने हैं कि आप क्या करोगे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, रिवीजन करोगे, जिसके अंदर हर एक चीज़ का क्या होगा, सिर्फ रिवीजन होगा। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ आपको बार बार निकालते रहने हैं, और मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा देते रहने हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पे आप बहुत से लोग क्या करते हैं, मैराथन वीडियोस देखते हैं, 4 घंटे की मैराथन वीडियो देख ली, 5 घंटे की मैराथन वीडियो देख ली। मुझे नहीं लगता कि उससे आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जितना ज़्यादा आपको क्या करोगे, एमसीक्यूज़ निकालोगे तो पड़ेगा। 5 घंटे की मैराथन की क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप 150 से 200 एमसीक्यूज़ देख पाओगे और उनका कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। लेकिन अगर आप खुद पढ़ते हो तो सोचो 5 घंटे, अगर आप 1 घंटे में 100 एमसीक्यूज़ करते हो तो 500 एमसीक्यू कर लोगे आप 5 घंटे की मैराथन के अंदर, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। मेडिनर्स अकेडमी आपके लिए हर वीकली क्या करेगा, आप 100 क्वेश्चंस की क्या करेगा, एक सीरीज़ देगा आपको, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, जिसके अंदर क्या रहेंगे, 100 एमसीक्यूज़ रहेंगे, जो आपको हर वीक के अंदर संडे टू संडे प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब 25 से 26 संडेज बचते हैं, तो आपसे 2,500-3 हज़ार एमसीक्यूज़ आपके यहाँ पे बिल्कुल क्लियर शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट और सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपने एग्ज़ाम फुल पोटेंशियल से दिया है तो रिज़ल्ट आपके फेवर में ही आएगा, ये तो कंफर्म सी बात है, सीधी सी बात है। रिज़ल्ट जो नॉर्सेट है वो टाइमली क्या कर देता है, डिक्लेयर कर देता है, टाइमली डिक्लेयर कर देता है। इसकी भी डेट्स दी गई हैं, लेकिन डेट्स के ऊपर ना जाके फ़िलहाल आपको क्या करना है, रिज़ल्ट के ऊपर ना जाके प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, प्री का रिज़ल्ट आएगा। प्री के रिज़ल्ट के अंदर आपको एक क्राइटेरिया दिया जाएगा, कितने परसेंटाइल के ऊपर आपको पास किया जाएगा, तो आप क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम होता है। उसके बाद होता है मेंस। मेंस के अंदर क्या होता है, मेंस के अंदर भी ये 5 गुना को क्या कर देते हैं, पास करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, रैंक वाइज ले लेते हैं, चॉइस फिलिंग करवाई जाती है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर अच्छी डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगी फिर से एक और। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड पोस्टिंग। सैलरी ही क्या है, सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मेरे लिए तो सैलरी मोटिवेशन है, आपके लिए मुझे लगता है सैलरी मोटिवेशन रहेगा। पोस्टिंग तो आपको जो सारे एम्स बताए, चॉइस फिलिंग वहाँ पे मिल जाएगा। फ्यूचर स्कोप ये डिपेंड करता है कि आपको प्रमोशन चाहिए या फिर आपकी अकोमोडेशन वगैरह वगैरह, ठीक है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। सैलरी की बात करूँ तो सैलरी कितनी होती है, जैसे ही आप जाते हो आपको 44,900 रुपये क्या होती है आपकी बेसिक सैलरी होती है। उसके ऊपर मिलता है आपको DA, ठीक है। अभी DA चल रहा है 56-57% के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये किस चीज़ का, इस चीज़ का 56-57 होता है, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास क्या चल रहा है, DA
चला हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपको मिल जाता है HRA मिलता है। HRA आपको 30% मिलता है दिल्ली एम्स में, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, 20% और 10%। ये किस चीज़ का होता है? इस चीज़ का होता है। अगर 30% मिल रहा है तो आपका कितना हो गया? 15,000 हो गया। 20% मिल रहा है 10,000 के आसपास हो गया। और अगर 10% मिल रहा है तो 4,000 के आसपास, 4,500 के आसपास क्या हो जाएगा? ये हो जाता है यहाँ पे HRA, ठीक है। उसके अलावा आपको TA मिलता है, NPS मिलता है, टफ लोकेशन अलाउंस मिलता है, चाइल्ड केयर लुकन मिलता है, ड्रेस अलाउंस मिलता है। ये सारे अलाउंसेस मिल के बहुत ज़्यादा आपके क्या हो जाते हैं? पर्क्स बन जाते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं टिप्स की, ठीक है, कि आपको नॉर्थ से 10 को आखिरकार अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। अप्रोच करना है तो कैसे करना है? सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होने वाला है। आपका आगे का फ्यूचर इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने एग्ज़ाम कैसे दिया है, आपने प्रिपरेशन कैसे की है। सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल बनाए रखनी है। ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया कंटिन्यू पढ़ते ही रहना है, ठीक है। आराम से आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ना ही है, पढ़ना है। स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हो? थोड़ा टाइम कम ले सकते हो, लेकिन बाद में आपको पढ़ना है। एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप ख़त्म करो, जब भी आप सोच रहे हो कि आज इतना बहुत हो गया, तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, क्या मेरे सिलेक्शन के लिए इतनी स्टडी आज के लिए काफ़ी है? तभी क्या रहेगा आपके लिए? वो बेटर रहेगा और आपको लगेगा कि हाँ इतनी स्टडी काफ़ी है, तो आप चैन से सो सकोगे उस दिन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने सीनियर से पूछो, आसपास के लोगों से बात करते रहना है, ठीक है। उससे क्या पता चलता है? न्यू ट्रेंड्स के बारे में पता चलता रहेगा कि आखिरकार नया चल क्या रहा है मार्केट के अंदर, किस चीज़ के ऊपर फोकस रहा जा रहा है, ठीक है। आपका जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कि आपने कौन सा स्टडी मटेरियल लिया है, कौन सी बुक्स प्रेफर करी हैं, कौन सी आप थ्योरी पढ़ रहे हो। अगर आप कोचिंग लेने की सोच रहे हो, ठीक है, तो आपकी कोचिंग भी क्या होनी चाहिए? वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग रहनी चाहिए कि आपको ध्यान हो कि आपको आप जब कोचिंग लेने जाते हो तो 2 दिन का डेमो दिया जाता है, ठीक है। डेमो दिया जाता है। उस डेमो में आपको ये देखना है कि जो टीचर्स हैं क्या वो आपको पढ़ाने के लायक हैं, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि आप उनसे पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो। आपको ये देखना है कि अगर वो पढ़ा रहे हैं तो वो आपको पढ़ाने के लायक है नहीं, ये चीज़ के लिए आपको डेमो दिया जाता है। तो 2 दिन का जो डेमो दिया जाता है उसका अच्छे से आपको क्या करना है? यूटिलाइज़ बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। एक बात करना है, टाइम ड्यूरेशन आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आपको टाइम आपके पास सिर्फ 6 महीने ही है। 6 महीने के अंदर आपको कंप्लीट क्या करनी है? प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ऐसे ही आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस बारे में मिलती रहेंगी। अगर आप थ्योरी प्लस MCQs पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो मेडिनर्स अकेडमी के साथ बने रहिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट आपको थ्योरी और MCQs की क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।